हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SD एजुकेशन पर। आज है 16 दिसंबर 2024 और हम बात करेंगे रेगुलर की तरह आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन के बारे में। आप सभी लोग जैसा कि जानते हैं कि हम अपने इस वीडियो में जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पर कवर किया जाता है, खासकर उन सभी क्वेश्चन को जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम्स में पूछे जाने की जिनकी पूरी की पूरी संभावना रहती है। तो अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक पूरी देखिए। वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। बढ़ेंगे वीडियो में हम आगे की तरफ और बात करेंगे आज के पहले प्रश्न की। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया गया? यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ये वर्ल्ड टी डे इंटरनेशनल टी डे अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस ये कब मनाया गया? तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि 15 दिसंबर को ये अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया गया। हालांकि कुछ ऐसे देश हैं जहां पर ये मई मंथ के उधर मनाया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे देश भी हैं जहां पर इसे 15 दिसंबर को भी मनाया जाता है। यानी कि ऐसे देश जहां पर खासकर चाय का उत्पादन किया जाता है उन सभी देशों में 15 दिसंबर को चाय दिवस मनाया जाता है। तो हर साल 15 दिसंबर को चाय उत्पादन करने वाले देशों में अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है। इसके अंतर्गत भारत, नेपाल, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, श्रीलंका, तंजानिया के अलावा कई और अन्य देश भी शामिल हैं जहां पर 15 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस को मनाने का जो मकसद है, जो इसका उद्देश्य है, वो चाय उत्पादकों और चाय मजदूरों की जो भी स्थिति होती है उनको बेहतर करना तथा लोगों तक उनकी जानकारी पहुंचाना, उनके बारे में जागरूकता फैलाना इसका प्रमुख उद्देश्य रहता है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत का मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो दर्जा था उसको खत्म कर दिया है? यानी कि भारत और ऐसा कौन सा देश है जिस देश के बीच में मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा था भारत और उस देश के बीच में, जो कि अब खत्म हो गया है? तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा, यानी कि स्विट्जरलैंड ने भारत का मोस्ट फेवर्ड नेशन दर्जा जो था वो खत्म कर दिया है। डिटेल में इसके बारे में अगर हम बात करें तो स्विट्जरलैंड सरकार ने भारत से मोस्ट फेवर्ड नेशन यानी कि MFN का जो दर्जा है उसको वापस ले लिया है। ऐसा कब हुआ? तो 13 दिसंबर 2024 को ऐसा हुआ है, जब MFN यानी कि मोस्ट फेवर्ड नेशन के तहत वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत आने वाले सभी देश एक देश से दूसरे देश के साथ मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा देते हैं। अब मोस्ट फेवर्ड नेशन का मतलब क्या होता है? तो बिना किसी भेदभाव के साथ सभी जो देश होते हैं वो एक दूसरे के साथ आसानी से बिजनेस कर पाते हैं, आसानी से व्यापार कर पाते हैं। इसका ही अर्थ होता है मोस्ट फेवर्ड नेशन कि आपस में ये फेवर्ड कर रहे हैं एक दूसरे का, बिना भेदभाव के, बिना किसी हिचकिचाहट के एक देश दूसरे देश के साथ में जो ट्रेड करता है, जो बिजनेस करता है, उसे MFN यानी मोस्ट फेवर्ड नेशन कहते हैं, जो कि हाल ही में स्विट्जरलैंड ने भारत सरकार से ये जो दर्जा था ये वापस ले लिया है। आगे अगर हम बात करें मोस्ट फेवर्ड नेशन के फायदे क्या होते हैं, तो इसके अंतर्गत होता क्या है? मोस्ट फेवर्ड नेशन के फायदे में देश आपस में कम सीमा शुल्क या बिना शुल्क एक्सपोर्ट इंपोर्ट को बढ़ावा देते हैं। यानी कि जो जिन देशों के बीच में मोस्ट फेवर्ड नेशन होता है उनके बीच में क्या होता है कि अगर एक देश से दूसरे देश में अगर वो व्यापार कर रहे हैं तो उसमें जो सीमा शुल्क होता है, जो कस्टम ड्यूटी होती है, सीमा शुल्क होता है, वो कम करते हैं, अर्थात बिना सीमा शुल्क के भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट को बढ़ावा देते हैं। साथ ही साथ जो सदस्य देश होते हैं वो बाकी देशों की कंपनी को जो लाइसेंस की प्रक्रिया होती है उसमें भी छूट देते हैं। यानी ऐसा होता है कि मान लो कि हमारे देश की कोई कंपनी है जो कि किसी दूसरे देश में व्यापार करना चाहती है, तो वहाँ पर उसे लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो उस लाइसेंस को बनवाने में, लाइसेंस की मंजूरी लेने में काफ़ी सारी प्रक्रियाएँ होती हैं, काफ़ी सारी बड़ी बड़ी प्रक्रियाएँ होती हैं। तो अगर मोस्ट फेवर्ड नेशन के अंतर्गत देश आते हैं तो उसमें लाइसेंस की जो प्रक्रिया होती है उसमें कुछ छूट मिलती है, कुछ कह सकते हैं परसेंटेज रहता है, जिसके कारण ये जो लाइसेंस की बात होती है इसमें छूट दी जाती है, लाइसेंस नहीं बनवाना पड़ता, या फिर अगर बनवाना भी पड़ता है तो वो इतने ज़्यादा जटिल प्रक्रिया उसकी नहीं होती है।
आगे अगर बात करें तो विकासशील या गरीब देशों को एक दूसरे के देश के बाजार में आसानी से पहुंच भी मिलती है। मान लीजिए कि कोई विकासशील देश है या गरीब देश है तो दूसरे देश के बाजार में आसानी से पहुंचता है, वहां की जो भी चीज़ें हैं वो उनको प्रोवाइड होती हैं, तो ये भी एक फ़ायदा रहता है। साथ ही साथ सभी देश किसी भी देश के साथ बिजनेस के लिहाज से भेदभाव भी नहीं करते हैं, यानी कि किसी भी प्रकार का भेदभाव इसके अंतर्गत नहीं किया जाता है। तो ये कुछ मोटे मोटे फायदे होते हैं जो मोस्ट फेवर्ड नेशन के अंतर्गत किए जाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पास हुआ? यानी कि कौन से ऐसे देश के राष्ट्रपति हैं जिनके खिलाफ महाभियोग जो प्रस्ताव है वो पास किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। साउथ कोरिया देश के जो राष्ट्रपति हैं उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पास कर दिया गया है। ये है राष्ट्रपति, नाम है इनका यून सुक सोल। तो हाल ही में साउथ कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक सोल के खिलाफ 14 दिसंबर को महाभियोग प्रस्ताव पास हो गया है। इस प्रस्ताव के पारित होने के बाद जो भी राष्ट्रपति के पास जो शक्तियां होती हैं वो तत्काल रूप से निलंबित कर दी जाती हैं। तो वहां पर इनकी जो भी शक्तियां थी वो निलंबित कर दी गई। एक हिसाब से माना जाए तो इन्हें राष्ट्रपति के पद से हटा दिया गया है, राष्ट्रपति अभी नहीं है। और जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं हॉन डक्सू, वो फिलहाल कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार देख रहे हैं, जिसके कारण वहाँ की जो भी गतिविधियाँ हैं राष्ट्रपति वाली वो सब वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं हॉन डक्सू वो देख रहे हैं। आगे अगर बढ़े हम तो साउथ कोरिया के जो राष्ट्रपति थे यून सुक सोल, इनके बीच मत हुए, यानी कि वोटिंग की प्रक्रिया हुई और वोटिंग की प्रक्रिया में कुल 300 मत थे, जिसके अंतर्गत 204 पक्ष में रहे, 85 जो वोट थे उनके विपक्ष में गए, कि मतलब महाभियोग के विपक्ष में गए। 8 जो थे वो अवैध थे तथा 3 जो सांसद थे उन्होंने वोटिंग नहीं की थी। तो ये भी आप पॉइंट अलग से ध्यान रखिए। कुल 300 मत पड़े महाभियोग में, जिसमें से 204 महाभियोग के पक्ष में थे, 85 जो थे वो विपक्ष में थे, महाभियोग के खिलाफ थे, 8 अवैध मत थे और 3 जो सांसद थे ये मतलब ना पक्ष में रहे ना विपक्ष में रहे, इन्होंने वोटिंग ही नहीं की। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में फोर्ब्स की 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया? यानी कि फोर्ब्स की अभी लिस्ट जारी हुई जो कि 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की लिस्ट है। इस लिस्ट के अंतर्गत भारत की कितनी भारतीय महिलाएं हैं जिनको उसमें शामिल किया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है, यानी कि भारत की 3 महिलाओं को इसमें फोर्ब्स की 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में शामिल किया गया है। डिटेल में इनके बारे में अगर हम बात करें तो फोर्ब्स की 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में 3 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है और इन 3 भारतीय महिलाओं की लिस्ट में केंद्रीय वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, HCL कॉरपोरेशन की CEO हैं रोशनी नादर मल्होत्रा और बायोकॉन की संस्थापक हैं किरण मजूमदार शाह। ये 3 महिलाएं हैं, भारतीय महिलाएं हैं जो कि फोर्ब्स की 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में शामिल हुई है। अगर हम बात करें तो ये जो सूची जारी हुई है फोर्ब्स की, इसमें केंद्रीय वित्त मंत्री जो है निर्मला सीतारमण जी, ये 6ठी बार इसमें सबसे ताकतवर भारतीय महिलाओं की जगह बनाई हुई है, यानी कि 6वीं बार है जब ये उसमें फिर से इनका लिस्ट में ये आई हुई है और भारतीय महिलाओं की तरफ से इनको उसमें दर्जा दिया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ब्लूमबर्ग की दुनिया की 25 सबसे अमीर परिवारों की लिस्ट में सबसे ऊपर कौन है? यानी कि भी एक ब्लूमबर्ग के द्वारा लिस्ट जारी की गई जिसमें दुनिया के 25 टॉप जो अमीर हैं, उनके अमीर जो परिवार हैं, यहाँ पर फैमिली की बात की जाएगी, जो अमीर परिवार हैं उनकी लिस्ट जारी की गई। तो उस लिस्ट में सबसे ऊपर कौन है, मतलब टॉप पोजीशन पर कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है, यानी कि वॉल्टन परिवार जो है ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार 25 सबसे अमीर परिवारों की लिस्ट में सबसे टॉप पर है, यानी कि वर्ल्ड के सबसे अमीर परिवार में है वॉल्टन परिवार। आगे अगर इनके बारे में हम बात करें तो ब्लूमबर्ग ने दुनिया के 25 सबसे अमीर परिवारों की लिस्ट में वॉल्टन परिवार लिस्ट में सबसे ऊपर है। फिलहाल ये कंज्यूमर रिटेल कंपनी वॉलमार्ट के मालिक हैं, ये जो पूरा इनका परिवार है, और ये परिवार पिछले साल दूसरे नंबर पर था, यानी कि अगर पिछले प्रीवियस ईयर देखा जाए तो पिछले साल ये दूसरे नंबर पर था और इस बार प्रोग्रेस करते हुए ये पहली पोजीशन पर आ गया है। वॉल्टन परिवार की कुल जो नेटवर्थ है वो 36.7 लाख करोड़ रुपए जो कि बीते साल 14.6 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा है। आगे हम बढ़ें, अगर कुछ टॉप 10 की लिस्ट देख लेते हैं अमीर फैमिली की, तो फर्स्ट पे अभी हमने बताया वॉल्टन है जो कि वॉलमार्ट कंपनी इनकी है।
अमेरिका से रिलेटेड है, संपत्ति आप यहाँ पर देख सकते हैं। सेकंड पर है अल नहयान जो कि यूएई के हैं और संपत्ति इनकी 27.5 है। बात करें थर्ड पर अल थानी जो कि कतर के हैं। फोर्थ पर है हर्मेस जो कि हर्मेस कंपनी के हैं और ये फ्रांस के हैं। फिफ्थ पे है कोच जो कि कोच कंपनी है इनकी, ये अमेरिका से हैं। सिक्स पर है अल सऊद जो कि सऊदी अरब के हैं। सेवन पर है मॉर्स जो कि मॉर्स कंपनी इनकी है, ये अमेरिका के हैं। और फिर 8 नंबर पर अंबानी फैमिली है, अंबानी परिवार है जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज इनकी कंपनी है और ये भारत से हैं। 9 पर है वर्दाइमर जो कि फ्रांस से रिलेटेड है, सनेल इनकी कंपनी है। और 10th पोजीशन है थॉमसन जो कि राइटर्स कंपनी है इनकी और ये कनाडा से हैं। तो ये थे कुछ टॉप 10 परिवार जिनकी लिस्ट अभी हाल ही में जारी हुई है। इसमें अगर ध्यान रखिए तो अंबानी जो परिवार है वो 8 पोजीशन पर है और फर्स्ट पर है वॉल्टन परिवार जो कि अमेरिका के हैं, उनकी जो कंपनी है वो है वॉलमार्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने मुख्य सचिवों के चौथे राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की? तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुख्य सचिवों की जो चौथे राष्ट्रीय सम्मेलन की जो बैठक थी उसकी इन्होंने अध्यक्षता की है। और डिटेल में इसके बारे में अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 14 दिसंबर को नई दिल्ली में मुख्य सचिवों के चौथे राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की। इस सम्मेलन में सभी राज्यों के मुख्य सचिव, सीनियर अधिकारी, डोमेन एक्सपर्ट ये सभी लोग इसमें शामिल रहे। साथ ही साथ इसकी जो बैठक हुई, ये जो सम्मेलन हुआ, इसकी जो थीम रखी गई वो रखी गई एंटरप्रेन्योरशिप, एम्प्लॉयमेंट और स्किलिंग को प्रमोट करना, ये इसकी थीम रखी गई है। इंपॉर्टेंट थीम है, क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। आगे क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस बांग्लादेशी क्रिकेटर की गेंदबाजी पर बैन लगाया गया? यानी कौन से ऐसे बांग्लादेशी क्रिकेट प्लेयर हैं जिनकी गेंदबाजी पर अभी हाल ही फिलहाल में बैन लगा दिया गया है? तो प्रश्न का अगर सही जवाब देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। साकिब अल हसन, आप सभी लोग इनको जानते हैं। साकिब अल हसन, इनकी गेंदबाजी पर यानी इनकी बॉलिंग पर फिलहाल अभी के लिए बैन लगा दिया गया है। डिटेल में इसके बारे में बात करें और जाने क्यों ऐसा किया गया है तो इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने बांग्लादेशी जो क्रिकेटर हैं साकिब अल हसन, इनकी गेंदबाजी पर प्रतिबंध लगाया है। कब? तो 14 दिसंबर 2024 को इनकी गेंदबाजी पर प्रतिबंध लगाया गया। अब वे ईसीबी के किसी भी टूर्नामेंट में गेंदबाजी नहीं कर सकते, यानी ईसीबी का जो भी टूर्नामेंट है, इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के द्वारा जो भी टूर्नामेंट करवाए जाएंगे उनमें ये गेंदबाजी नहीं कर सकेंगे। और यह जो प्रतिबंध है वो 10 दिसंबर से लागू किया गया है, यानी कि 10 दिसंबर से ये जो प्रतिबंध है वो लागू किया गया। और 10 दिसंबर को लाफ बोरो यूनिवर्सिटी में एक टेस्ट हुआ था और उस टेस्ट में ये फेल हो गए, जिसके कारण इनकी बॉलिंग पर फिलहाल के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन से दिग्गज चेस खिलाड़ी जो कि वर्ल्ड चेस चैंपियन बने हैं? यानी कि जिसने वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जीती है, वर्ल्ड चेस चैंपियन बने हैं, भारत के दूसरे वर्ल्ड चेस चैंपियन हैं। ये कौन है दिग्गज खिलाड़ी? तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब है, यानी कि डी गुकेश ऐसे दिग्गज चेस प्लेयर हैं जो कि इनकी उम्र मात्र 18 वर्ष की है और ये वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप बन गए हैं। डिटेल में इसके बारे में अगर हम बात करें तो हाल ही में 18 साल के गुकेश डी सबसे कम उम्र में वर्ल्ड चेस चैंपियन बन गए हैं। जो डी गुकेश है, इन्होंने चीन के डिफेंडिंग चैंपियन डिंग को 14वें गेम में हराया और 7.5 से 6.5 के स्कोर से इन्होंने उनको हरा दिया है। इनसे पहले 2012 में विश्वनाथन आनंद चेस चैंपियन बने थे और अब उनके बाद डी गुकेश सेकंड भारतीय हैं जो कि चेस चैंपियन बन गए हैं, वर्ल्ड चेस चैंपियन बन गए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन 400 बिलियन डॉलर की नेटवर्थ वाले पहले व्यक्ति बने हैं? यानी कि सबसे अमीर व्यक्ति, यहाँ पर व्यक्ति की बात की जाएगी। सबसे अमीर व्यक्ति, अभी जो पिछले क्वेश्चन में बात की वो सबसे अमीर परिवार की बात की थी, फैमिली की बात की थी, और यहाँ पर बात करेंगे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बना हुआ है, यानी कि कौन जो है सबसे अमीर व्यक्ति बनकर के आया हुआ है जिनकी नेटवर्थ 400 बिलियन डॉलर पहुंच गई है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी एलन मस्क 400 बिलियन डॉलर के नेटवर्थ वाले पहले व्यक्ति बने हैं और साथ ही साथ सबसे अमीर व्यक्ति की लिस्ट में टॉप पर पहुंच गए हैं। सबसे अमीर यानी कि सबसे ज़्यादा पैसा सबसे अमीर ये बन गए हैं एलन मस्क। और बात करेंगे इसके बारे में डिटेल से तो ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स की एक इंडेक्स जारी हुई जिसके अंतर्गत स्पेस एक्स के फाउंडर और टेस्ला के सीईओ एलॉन मस्क 400 बिलियन डॉलर की नेटवर्थ तक पहुंच गए हैं।
वे ऐसा करने वाले इतिहास के पहले व्यक्ति बने हैं जिनकी नेटवर्थ 400 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई है। शेयर सेल में एम्प्लॉइज और इनसाइडर से 1.25 बिलियन डॉलर कीमत के शेयर खरीदे गए, जिसके कारण ये टॉप पोजीशन पर पहुंचे हैं और इसी ट्रांजैक्शन से उनकी जो नेटवर्थ है वो लगभग 50 बिलियन डॉलर तक बढ़ी और इसी के द्वारा ये 400 बिलियन डॉलर इनकी जो नेटवर्थ है वो पहुंच गई है और सब फिलहाल के लिए सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। कुछ हम टॉप अमीरों की बात करें तो एलन मस्क की जो नेटवर्क है वो 37.93 लाख करोड़ रुपए तक पहुँच गई है। फर्स्ट पर एलन मस्क है, टेस्ला कंपनी है इनकी। सेकंड पर है जेफ बेजोस जो कि अमेजन कंपनी है। थर्ड पर है मार्क जुगरबर्ग जो कि मेटा कंपनी है। मेटा आप सभी लोग जानते हैं, मेटा में फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा ये सभी मेटा के ही अंतर्गत आते हैं। फोर्थ पर है लैरी एलिसन जो कि इनकी कंपनी है ओरेकल। फिफ्थ पर है अर्नाल्ड बर्नार्ड जो कि LVMH इनकी कंपनी है। और इस प्रकार फर्स्ट पोजीशन पर एलन मस्क बने हुए हैं 37.93 लाख करोड़ रुपए की नेटवर्थ के साथ। अगले नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन ने एक बार फिर पर्सन ऑफ द ईयर के लिए चुना है? यानी कि टाइम मैगजीन ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर के लिए चुना? तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप जो कि हाल ही में अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बने हुए हैं। इनको टाइम मैगजीन ने एक बार फिर से पर्सन ऑफ द ईयर के लिए चुना हुआ है। आगे अगर हम बात करें तो पर्सन ऑफ द ईयर के लिए डोनाल्ड ट्रंप को चुना गया। तो अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, इनको प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन ने एक बार फिर पर्सन ऑफ द ईयर के लिए चुना है। इससे पहले वे अपने राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान भी 2016 में पर्सन ऑफ द ईयर बने थे और अब जाकर के दूसरी बार इन्हें पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। 2023 की बात करें तो 2023 में टेलर स्विफ्ट को पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया था। बात करें टाइम मैगजीन की तो ये अमेरिका की वीकली न्यूज मैगजीन है और जिसकी जो शुरुआत है, इसकी जो कह सकते हैं प्रकाशन की जो शुरुआत है वो 1923 में शुरू की गई थी और ये अमेरिका की एक वीकली न्यूज मैगजीन है। तो ये थे आज के हमारे टॉप करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। टॉप 10 क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आपको क्वेश्चन पसंद आए, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।